नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इन फाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो कि साइकेट्रिक की यूनिट 6, 5 तक यूनिट हो चुकी थी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की, बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है सर। मेनली हम क्या देखेंगे? सिजोफ्रेनिया देखेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब हमने क्लासिफिकेशंस देखा था, तो हमने उसमें देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, गूगल पे चेक कर लेना। तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में एक तो होता है क्या, साइकोटिक, एक होता है न्यूरोसिस। ठीक है। साइकोसिस है, ये भी दो टाइप का हो गया, एक तो ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक होता है फंक्शनल साइकोसिस। ठीक है। अब जो न्यूरोसिस है, इसकी तो बात हम बाद में करते हैं। ठीक है। इसमें क्या आएगा? फोबिया, एंजाइटी, ओसियन वगैरह आएगा। जबकि इसकी हम बात करें साइकोसिस की, तो साइकोसिस दो टाइप का होता है, एक तो ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में आता है डिमेंशिया एंड डिलेरियम। ठीक है। जो कि ऑर्गेनिक मतलब कि माइंड, मतलब एक तरीके से हम बता सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, ऑर्गन रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शनल की, फंक्शनल मतलब कि फिजियोलॉजी, भाई ये तो ऑर्गेनिक तो होता है एनाटॉमिकली एक तरीके से, जो कि डिमेंशिया वगैरह में आपने देखा होगा, मेमोरी कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जबकि हम बात करते हैं फंक्शनल साइकोसिस की, तो फंक्शनल साइकोसिस में आता है आपके पास सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया हो गया। दूसरा आता है आपके पास मूड डिसऑर्डर आ गया। एक आता है डिल्यूजन आता है। ठीक है। तो बाकी तो आपके जैसे जैसे आप सिलेबस देखा हो आपने, तो बाकी चीजें क्या है, आगे है। लेकिन इसमें हम केवल सीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो जैसे डिलेरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, ये सब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो मेनली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ओनली सीजोफ्रेनिया के बारे में। किसके बारे में? केवल सीजोफ्रेनिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप केवल क्या याद रखो, साइकोसिस में हम पढ़ रहे हैं केवल सीजोफ्रेनिया फिलहाल तो। ठीक है। बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, पूरा टॉपिक कराएंगे, टेंशन मत लो। अब सुनो, पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया हो गया, इटियोलॉजी, साइकोडायनेमिक्स हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक। ठीक है। इधर से फिर इसका नर्सिंग प्रोसेस आ जाती है, असेसमेंट, इसमें हिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट हो गया। ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे, जेरियाट्रिक एंड फॉलोअप, स्पेशल पॉपुलेशन में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहता है। एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल इसी क्लास में, जो वन शॉट क्लास होने वाली है आपकी, इसमें कंप्लीट करवा देंगे। अप्रोक्स 40 मिनट से भी कम की क्लास होगी, इसमें आपका पूरा सीजोफ्रेनिया दिमाग के अंदर पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजोफ्रेनिया। क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से। कितना सर? 99% क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है। और हाँ, इसमें से हर बार नोट सेट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बता दें आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपन देखते हैं प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। तो ये सर प्रिवेलेंस और इंसिडेंस होता क्या है? तो सुनो, प्रिवेलेंस और इंसिडेंस का मतलब है कि सिजोफ्रेनिया कितने परसेंट में फैल रहा है, ठीक है, किसको हो रहा है, और क्यों हो रहा है, मतलब कि ये फैल क्यों रहा है, कौन से एज में फैल रहा है, क्यों फैल रहा है। तो वो बात आती है प्रिवेलेंस और इंसिडेंस में। प्रिवेलेंस का हिंदी में आई थिंक प्रसार कुछ ऐसा ही है, और इंसिडेंस का मतलब बोलते ना, ये इंसिडेंस हो गया, मतलब ये घटना घटित हो गई। तो प्रिवेलेंस का मतलब हम समझ चुके हैं। अब आता है वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस 1%, ऑलमोस्ट 1% पॉपुलेशन है वो सीजोफ्रेनिया के लिए है। अब मेल और फीमेल की अगर एज देखें, तो मेल 15 से 25 साल की जो उम्र है, उसमें पीड़ित होता है किससे? सीजोफ्रेनिया से। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल 25 से 35 ईयर की एज में। फिर आता है इक्वल इन बोथ जेंडर। भाई ये ऐसा है कि ये नहीं कि भाई मेल में ज्यादा होगा या फीमेल में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर इक्वल रहेगा। ठीक है। ये नहीं कि मेल में ये बीमारी ज्यादा होती है, फीमेल में ज्यादा होती है। तो सेक्स रेशो दोनों में इक्वल रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं, हाई इन अर्बन एरियाज एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। भाई देखो, ज्यादातर बीमारियां किसको होती है? पुअर सोशियो इकोनॉमिक को। तो वही बात है कि लो, जिनके पास पैसे नहीं है या स्लम एरिया वगैरह में रहते हैं, अर्बन एरिया में है, उनको बीमारी ये ज्यादा होती है, क्योंकि वो इलाज नहीं करवा पाते टाइम पर, टाइम पर डायग्नोसिस नहीं करा पाते, टाइम पर उनके पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं हुए, तो इसीलिए तो वो फैल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया का। तो सीजोफ्रेनिया को हम दो टाइप में डिवाइड करें इस वर्ड को, सीजो एंड फ्रेनिया। सीजो का मतलब क्या होता है? सीजो का मतलब होता है स्प्लिट। क्या होता है? स्प्लिट। और फ्रेनिया का मतलब क्या होता है? तो सिर्फ फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। क्या होता है? माइंड। ठीक है। स्प्लिट एंड माइंड। अब स्प्लिट आपने जब एडिटिंग का ऐप देखा हो, आप जब एडिटिंग वगैरह करते हो, तो उसमें पूरी वीडियो रहती है। ठीक है, पूरी वीडियो है जैसे,
तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का। स्प्लिट मतलब कि यहाँ से काट दो, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चल के यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो उस वीडियो को कट करते हैं अपन, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है। आपने अगर देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से काटना है, फिर दरारें। क्या होती है स्प्लिट का मतलब, दरारें। तो अगर माइंड में क्या हो जाए, दिमाग में या माइंड में दरारें हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो पूरा माइंड कैसा लगेगा आपको। वही क्या है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट इन द माइंड, इट मीन्स स्प्लिट इन माइंड। चलो सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू DSM-5। अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब DSM क्या है सर, ये DSM मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको, मेंटल डिसऑर्डर का, तब बताया था। एक तो DSM हो गया, और एक होता है कौन सा, WHO। WHO, DSM, ICD-10, ICD-11। ICD-11 अभी चल रहा है और DSM-5 अभी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग DSM-5 जिसने दिया था, और ICD किसने दिया था, WHO ने। तो जो अमेरिकन APA है, क्या है, APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इसने दिया था DSM, ठीक है। जो DSM अभी कौन सा चल रहा है, न्यू न्यू चल रहा है, न्यू लॉन्चेज वाला है, तो DSM-5 अभी फिलहाल है। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5, DSM-5 ने सीजोफ्रेनिया की एक डेफिनेशन दी है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सीजोफ्रेनिया इज नॉट ए डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है, सिंड्रोम है। क्यों है सिंड्रोम, अभी जैसे इसमें सिंड्रोम क्यों है, इसी में आपको डिल्यूजन देखने को मिलेगा, इसी में हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, इसी में थॉट्स डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल सारे जो डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर, वो आपको बिहेवियर के डिसऑर्डर हो गया, सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मेंटल डिसऑर्डर में सीजोफ्रेनिया है, वो एक डिसऑर्डर नहीं है, वो क्या है, एक सिंड्रोम है। Schizophrenia is not a disorder, it is a syndrome characterized by major disturbance in BAT। अब बेट मतलब वो चमगादड़, चमगादड़ बेट। लेकिन बेट क्या है, बी से, बी फॉर बिहेवियर्स, ए फॉर अफेक्ट, और टी से थॉट। क्या हो गया, टी से हो गया थॉट, ए से हो गया अफेक्ट, और बी से हो गया बिहेवियर। तो सीजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर नहीं, एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि मेजर डिस्टर्बेंस हो जाता है किसमें, बिहेवियर में, अफेक्ट में और थॉट में। ये होता है सीजोफ्रेनिया। डेफिनेशन देख ली। अगला है, इट इज डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड परसेप्शन। ये पूछा जाता है नोट सेट में भी ऑप्शन देके कि सिजोफ्रेनिया इज डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन दे देते हैं, थॉट हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक है, ए बी दोनों, ठीक है, नन। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, आपके भी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया क्या है, थॉट्स एंड परसेप्शन का डिसऑर्डर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने डिसऑर्डर बोल दिया और यहाँ पे सिंड्रोम बोल दिया, एक डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। थॉट्स और परसेप्शन का डिसऑर्डर है या सिंड्रोम है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्यों सर क्लासिफिकेशन ही क्यों, क्योंकि आपके बाद में क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बार बार सिलेबस नहीं देखेंगे हम, लास्ट में बता देंगे आपको क्लासिफिकेशंस। तो मेनली सीजोफ्रेनिया के 5 क्लासिफिकेशन हमने किए गए हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हो गए, फर्स्ट हो गया पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, दूसरा हो गया केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया, जिसी को अपन नाम एक और देते हैं हेबेफ्रेमिक, देखेंगे भी, अनडिफरेंशिएट सीजोफ्रेनिया, एंड लास्ट वन इज रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया। अब कुछ किताबों में आपको और ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, कि सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मेनली 5 के बारे में हम पढ़ेंगे, 5 क्या है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ऐसे तो क्या है कि जितना पढ़ना चाहो उतना कम है, लेकिन मेनली हम 5 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। तो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो होता क्या है ये, तो एक ऐसा सीजोफ्रेनिया, एज की बात हमने करी ली, मेल और फीमेल की, कौन सा एज में, अगर हम एवरेज देखें तो 20 से 40 की एज में मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि यही एक स्टेज होती है, यही एक एज होती है जिसमें आप शादी भी इसी एज में होती है, पढ़ाई भी इसी में होती है, जिम्मेदारियाँ इसी में आती है, ठीक है, नौकरी भी इसी में लगती है, नहीं लगती है, बेरोजगारी वगैरह सब, ओवरऑल बच्चे वगैरह सब इसी में होते हैं। तो ये एक ऐसी एज है जिसमें ज़्यादा मेंटल इलनेस होने के चांसेस है। सीधी बात बोले तो इस एज में ज़्यादा पागल होने के चांसेस होते हैं, रिस्क ज़्यादा है इसमें। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे मेंटल डिसऑर्डर की, तो वो यही एज रहेगी 20 से 40 ईयर की, ठीक है। अभी आप सब इसी एज में चल रहे हो आई थिंक। चलो, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, इट इज़ ए प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ डिल्यूजन्स। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शंस, या फिर डिल्यूजन क्या है, प्रोमिनेंट फीचर्स है, प्रोमिनेंट फीचर्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंट ऑडिटरी हेलुसिनेशन, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में फ्रीक्वेंट बार बार आपको क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कि आपको लगेगा कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कि बार बार फोन आना, लगता है कि फोन आ रहा है लेकिन आता नहीं है, कोई आवाज़ दे रहा है पीछे से आपसे, ठीक है, लग रहा है, लेकिन वो क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, वो हमने पहले पढ़ लिया। फिर आता है थॉट्स प्रोसेस एंड पर्सनैलिटी रिलेटिव प्रिजर्व्ड, ठीक है।
इसमें थॉट्स, प्रोसेस एंड पर्सनैलिटी है वो प्रिजर्व रहती है। मोस्ट कॉमन टाइप सीजोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, मोस्ट कॉमन टाइप पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आगे आता है कि एज की बात हमने कर ली, इसमें ईसीटी क्या हो गया? ईसीटी इफेक्टिव है। ईसीटी क्या है? इफेक्टिव रहती है इसमें। आगे देखेंगे हम जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसमें। अगला आता है आपके पास क्लासिफिकेशन डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया, जिसको हम नाम देते हैं हेबेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इसमें स्पीच है, बोलने का है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इन एप्रोप्रिएट और फ्लैट अफेक्ट, अफेक्ट और मूड बता दिया था मैंने आपको, दोनों में डिफरेंस पहले। सिल्ली और चाइल्डिश बिहेवियर, इसमें जो जिसको भी आदमी को या फिर कोई भी औरत है, मेल या फीमेल है, उसमें ये टाइप का अगर सिजोफ्रेनिया है तो वो क्या है कि बच्चों की तरफ व्यवहार करेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, रोने लग जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, मतलब बच्चों की तरफ वो बिहेव करेगा। अर्ली ऑनसेट एंड पुअर प्रोग्नोसिस। अर्ली ऑनसेट मतलब कि एक तो होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। तो ये अर्ली या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्यूट। ठीक है, एंड पुअर प्रोग्नोसिस, इसका प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है। अब गुड अच्छा किसका होता है प्रोग्नोसिस? तो अच्छा होता है सर केटाटोनिक का। केटाटोनिक का प्रोग्नोसिस बेस्ट रहता है। ठीक है, इसका क्या है? पुअर है। आगे बात समझ में आपके? इसी की एज की अगर बात करें तो वही 20 से 40 की एज सभी में लिख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा ईसीटी, ईसीटी इसमें इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव इन ईसीटी क्या है? इसमें इफेक्टिव नहीं है। ईसीटी क्या होती है पढ़ लिया हमने। ठीक है सर, आगे चलते हैं केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया यह भी वही एज हम बात कर लेते हैं 20 से 40 की। मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है इसमें? तो इसमें जो व्यक्ति है जिसको ये हुआ है, इंडिविजुअल है, वो उसको दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो एक्साइटमेंट, एक स्टूपर। अब दोनों डिफरेंस है। एक्साइटमेंट तो एक तरीके से खुश बोल सकते हैं हम इसको, हैप्पी। स्टूपर मतलब डिप्रेशन बोल सकते हैं। तो दोनों सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। अपन ओनली बात करते हैं स्टूपर। स्टूपर देख लिया हमने, क्या होता है स्टूपर? केटाटोनिक डिप्रेशन में देख लिया हमने। स्टूपर में क्या होता है? म्यूट एंड मोशनलेस। म्यूट एंड मोशनलेस, चुपचाप रहेगा, ना कुछ करेगा, ना मतलब कि पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, उसके कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म। ठीक है, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, जो बोलेंगे वही दोहराएगा, जो करेंगे वही काम करेगा। ठीक है, ये होता है इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। वॉयलेंट हो जाएगा, वॉयलेंट हो गया। एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसको उठा के मारेगा किसी को, मतलब एक तरीके से जंगली जानवर की तरह वो बिहेव करेगा केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। और इसमें ईसीटी क्या है? ईसीटी बेस्ट है, इफेक्टिव रहती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। और प्रोग्नोसिस भी इसका क्या है? बेस्ट होता है, मतलब कि प्रोग्नोसिस क्या होता है? बेस्ट रहता है। अगला आता है अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट नाम से पता चल रहा है, अनडिफरेंशिएट मतलब कि हम अंतर नहीं कर सकते। एक ऐसा सिजोफ्रेनिया जिसको हम अंतर नहीं कर सकते कि ये पेरेनोइड है या फिर केटाटोनिक है या हेबेफ्रेनिक है, कौन सा है। सिम्टम्स डू नॉट क्लियरिफाई फिट इनटू वन स्पेसिफिक सब टाइप, ये ऐसे सिम्टम्स जो कि पता ही नहीं है कि किस में हम इसको रखें, वो होता है अनडिफरेंशिएट सीजोफ्रेनिया। मिक्स्ड फीचर प्रेजेंट, सबके मिक्स्ड फीचर इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने इसका अलग ही नाम दे दिया, अनडिफरेंशिएट सीजोफ्रेनिया। ओके, चलो सर, पांचवा आता है हमारे पास रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। क्या आता है? रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। अब आपने वो पढ़ी थी, एना फिजियो पढ़ी थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें आपने देखा था लंग्स कैपेसिटी में, ठीक है, उसमें रेसिडुअल कैपेसिटी भी देखा था आपने। रेसिडुअल मतलब कि बचा हुआ, तो बचा हुआ मतलब कि हमने इलाज कर दिया, हमने सिजोफ्रेनिया का इलाज कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया विच रिमेन इन पेशेंट आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है उसके बावजूद भी उसमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं सिजोफ्रेनिया के, तो वो होता है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। आगे समझ में? अब देखो इतना आसान भाषा में बताया आपको, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों बता रहे इतना? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला आता है आपके पास इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की देखो, अब क्या है? सिजोफ्रेनिया है, इतना बहुत भयानक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है बहुत बड़ा, तो इसका हमें कारण तो पता नहीं है सर कि होता क्यों है, ये एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है? अननोन है, किसी को पता नहीं चला आज तक, 2026 तक तो किसी को पता नहीं चला। क्या पता आपको पता चल जाए, आप बता दो, कमेंट कर दो। तो आज तक इसका कोज है वो किसी को पता नहीं चला है, या अननोन है। लेकिन हाँ, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, किस में होने के चांसेस ज़्यादा है, किस में नहीं है, तो वो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है रिस्क फैक्टर में बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे आपके पास आया, आपके तुरंत दिमाग में आ जाए बायोलॉजिकल मतलब कि
हम पढ़ेंगे ह्यूमन से रिलेटेड मतलब कि हम अपने आप से रिलेटेड पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह। तो बायोलॉजिकल आया तुरंत आपके दिमाग में आ गया, मतलब कि ब्रेन हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, न्यूरो हो सकता है। वही आती है यहाँ पर जेनेटिक। जेनेटिक की बात करते हैं, मतलब कि अगर किसी के पहले से हो रहा है, किसी के पेरेंट्स को है, तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे सर? एक एक कुछ आंकड़ा दे देते हैं आपको कि अगर माता और पिता दोनों में सिजोफ्रेनिया है, अगर मदर एंड फादर दोनों में क्या है, सिजोफ्रेनिया है, तो इनसे जो बच्चा होगा उसमें 40% चांस है कि सिजोफ्रेनिया होगा। इतना 40% चांस है सिजोफ्रेनिया होने के। अगर मदर में है, फादर में नहीं है, या फिर फादर में है, मदर में नहीं है, किसी दोनों में से किसी एक में है, तो चांसेस घट के क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ आंकड़े हैं, वो आपको याद रखने चाहिए। दूसरा हम देखते हैं एज। एज का हमने देख लिया कि 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगला है डोपामाइन एक्टिविटी। इसमें डोपामाइन है, डोपामाइन इंक्रीज रहता है, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब डोपामाइन और सेरोटोनिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि बैलेंस में नहीं रहता, बढ़ेगा या घटेगा। इसमें क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है इसमें, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन दोनों के अमाउंट्स क्या होते हैं, दोनों के लेवल इंक्रीज मिलते हैं, ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो, इसमें आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है सर। स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, ब्रेन में भी, ब्रेन के स्ट्रक्चर है उसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है आपको। ओके, अब हम आगे चलते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं तो फॉल्टी पेरेंटिंग, मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स क्या है, फॉल्ट, उनकी गलती है। कैसे गलती है? दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी घर में क्या चल रहा है, ठीक है, घर कलेश वगैरह चल रहा है, तो जो बच्चा देखेगा देखेगा तो वो एक तरीके से स्ट्रेस लेगा तो बीमारी हो सकती है। अगला आ गया स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना करने की क्षमता उसमें क्या है, कम है। ठीक है सर। अगला है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में जैसे हमने, जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस में मैंने आपको बताया था, अर्बनाइजेशन, मतलब कि कोई अगर अर्बन एरिया में है तो उसमें देखने को मिलेगा। पुअर्टी देखने को मिलेगी, कोई गरीब है वो इलाज नहीं करवा सकता है, अर्ली डायग्नोसिस नहीं करा सकता है, तो बीमारी होगी। सोशल आइसोलेशन हो गया, सब्सटेंस एब्यूज हो गया, कुछ ऐसे पदार्थ वो ले रहा है। ठीक है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर हम बता देते हैं। चलो बताओ, आप बताओ, कोई मैरिड है और कोई अनमेरिड है, किसमें बीमारियां देखने को मिलेगी? एक शादीशुदा है, एक की शादी नहीं हुई है, तो किसमें देखने को मिलेगी ये बीमारी? सिजोफ्रेनिया किसके होगा? बिल्कुल, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको बिना शादीशुदा के। अगर जिसकी शादी हो गई है उसमें सिजोफ्रेनिया का रिस्क क्या है, कम है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। कोई है पतला, थिन, और कोई है मोटा, ओबेस। ठीक है, एक तो है पतला, एक है मोटा, तो दोनों में से किसको ये बीमारियां, या फिर ये बीमारी है सिजोफ्रेनिया, ज़्यादा होगी? किसके चांसेस है ज़्यादा? तो पतले के। सिजोफ्रेनिया पतला कोई भी व्यक्ति है उसमें रिस्क ज़्यादा है कंपेयर एंड ओबेस, मोटा। तो मोटे लोग खुश हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लगे हाथ, इतना दूर आ चुके हैं तो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हमने क्लासिफाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्यूलर एंड अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो। ठीक है, क्रो एंड यूजेन ब्यूलर, इनके दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। अब यूजेन ब्यूलर इसने क्या किया, सीजोफ्रेनिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सीजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स थे इसको यूजेन ब्यूलर ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आ गया प्राइमरी, सेकंड आ गया सेकेंडरी। प्राइमरी या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, प्राइमरी या फंडामेंटल, और सेकेंडरी है, सेकेंडरी को हम बोल सकते हैं, को नाम असेसरी। क्या बोल सकते हैं? असेसरी। असेसरी ऑर्गन होते थे ना, वही बात। तो सेकेंडरी को अपन असेसरी बोल देंगे, प्राइमरी को हम क्या बोल देंगे, फंडामेंटल बोल देंगे। क्लासिकल सिम्टम्स, सीजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स, 4A सिम्टम्स यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। सीजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स कौन कौन से हैं? ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट एंड एम्बीवेलेंस। ठीक है, आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 4A सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो आपको ये तीनों चारों है, ये चारों पॉइंट लिख के आना है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने टाइपिंग नहीं की है कि 4A सिम्टम्स,
अब ये क्यों नहीं की, क्योंकि क्लास लो पता तो चलेगा आपको। लोग क्या करते हैं, पीडीएफ देख लेते हैं। अब उनको पता नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि समझाने की होती है और साथ के साथ लिखने की होती है। उनके क्या क्लास से कोई मतलब नहीं है, बस पीडीएफ ली और स्टार्ट लिखना। भाई पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ तो ऐसे ले लो, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत नोट्स पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको क्लास से पता चलती है। देखो, प्राइमरी सिम्टम्स है ऑटिज्म की। अगर हम बात करें ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म होता क्या है सर? ऑटिज्म का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ है, चलो सर सिजोफ्रेनिया हो गया, तो वो क्या करेगा, फैंटासी में जिएगा। किसमें? फैंटासी में। वो फैंटेसी में जिएगा और खुद ही क्वेश्चन करेगा, खुद ही आंसर देगा। खुद ही क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा और खुद ही उनका आंसर दे देगा। ये होता है ऑटिज्म, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस क्या है? एसोसिएटिव लूजनेस अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट एंड एम्बिवेलेंस। चलो अब देखो एम्बिवेलेंस, पहले अपन देखते हैं एम्बिवेलेंस। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में एम्बिवेलेंस, उभयचर नाम सुना होगा आपने, उभयचर, जो कि जल में भी रहते हैं और शायद उसमें भी स्थल पर भी रहते हैं, ऐसा कुछ था। ये बहुत दिन हो गए। लेकिन उभयचर मतलब दो तरीके का वो काम करता है। एम्बिवेलेंस मतलब कि दोनों तरह का वो काम करे। कैसा काम सर? कैसा काम मतलब कि उसने बोल दिया कि अ, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है लेकिन मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। एक तो बात ये हो गई। आई लव स्टडी बट आई हेट स्टडी, मतलब दोनों बात बोल रहा है। मैं पढ़ाई से प्यार भी करता हूँ लेकिन मुझे नफरत भी है प्यार ऐसे पढ़ाई से। और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, मतलब कि दोनों बताए वो, मैं ये करूंगा भी लेकिन मैं नहीं करूंगा ये। तो वो क्या होता है, एम्बिवेलेंस हो गया। दूसरा है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट मतलब कि अफेक्ट मूड से हो गया। अफेक्ट का मतलब क्या हो गया, मूड से हो गया। इन अप्रोप्रिएट मतलब जहां पर उसको सैड होना चाहिए वहां पर वो खुश हो रहा है, और जहां पर उसको क्या है कि उदास होना चाहिए, जहां पर उसको खुश होना चाहिए वो वहां पर सैड हो रहा है। तो उल्टा काम करे मतलब वो, ये होता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अगला है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस मतलब कि लूजनेस हो गया उसको, एसोसिएटिव लूजनेस हो गया। क्या हो गया मतलब कि हम जोक बोल रहे हैं उसके सामने, उसके कोई मतलब नहीं है, सुन रहा है चुपचाप बैठा है, ना हंस रहा है ना रो रहा है, कुछ भी हो गया, बस चुपचाप बैठा है। ना तो वो हंसता है ना रोता है, कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। तो वो देखने को मिलेगा इसमें। उल्टा करेगा वो होता है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। एम्बिवेलेंस जो दोनों काम करेगा, खुश भी रहेगा रोएगा भी। और ऑटिज्म मतलब कि खुद ही क्वेश्चन करेगा, खुद ही उसका आंसर देगा, ठीक है। ये हो गया 4 सिम्टम्स के एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको। कुछ किताबों में अलग मिलेंगे आपको, कुछ टीचर्स अलग बताएंगे। जैसा आपको याद रखे वो रखो, केवल आपको नाम जरूर याद रखने इनके। अगला है सेकेंडरी में आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ने पढ़ लिया कितने टाइप का हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है कुछ, सुनाई अलग दे रहा है, ठीक है। ऑडिटरी, विजुअल हेलुसिनेशन वगैरह। डिल्यूजन, डिल्यूजन पता चल गया आपको कि कोई राजकुमार आएगा मेरे से शादी करेगा, डिल्यूजन है ये, ठीक है। मेरे पार्टनर का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, डिल्यूजन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है। लॉस ऑफ इंसाइट, लॉस ऑफ इंसाइट मतलब कि मुझे मेरा पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, मुझे मेरे खुद के बारे में नहीं पता। ये क्या होता है, लॉस ऑफ इंसाइट। पुअर पर्सनल हाइजीन हो गया। ये क्या होता है, सेकेंडरी में आ गया, प्राइमरी में हमने पढ़ लिया। अगला है अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो। टिमोथी क्रो के अकॉर्डिंग सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इसके पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, इसने भी दो क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट अपन देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पेशेंट क्या होगा, वायलेंट होगा, हेल्यूसिनेशन होगा उसमें, एग्रेसिव, डिल्यूजन एंड एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। ये होता है पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। जबकि नेगेटिव सिम्टम्स की हम बात करें, नेगेटिव सिम्टम्स में उसके बिहेवियर फ्लैट हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे, एपैथी हो जाएगी, मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक तरीके से लैक ऑफ इमोशंस, स्टूपर, डिप्रेशन हो गया, मतलब कि चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं उसको। कैटेलेप्सी, कैटेलेप्सी मतलब कि उसके हाथ जैसे है वैसे ही रहेंगे, मतलब कि उलझा पड़ा है एक तरीके से वो। आपने देखा कोई पेशेंट है, आप गए साइकेट्रिक वार्ड में गए आप, और आपने देखा कि कोई पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, उसकी उसका जो पैर है, उसका पैर उसके सिर में फंसा हुआ है, हाथ कहीं हाथ पैरों के नीचे है ना। थोड़ी देर बाद में आप उसको सही करके गए और वापस जाके देखा 5-10 मिनट बाद में, तो वो वापस से वैसा हो गया। तो वो क्या है, कैटेलेप्सी है, ठीक है। एक ही पोजीशन में वो पड़ा रहे, ये क्या होता है, कैटेलेप्सी होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर आप सीटी या एमआरआई कराओगे तो आपको वो नॉर्मल आएगी। लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स की अगर आप सीटी या एमआरआई करवाओगे, सीटी या एमआरआई कराओगे, तो आपको देखने को मिलेगा डायलेटेड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है वो डायलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो सर, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोसिस क्या करें।
डायग्नोसिस क्या कराएंगे? तो डायग्नोसिस हमारे पास फिक्स है डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे? क्योंकि इसी से न्यूरोलॉजिकल कोई है या नहीं है उसका पता चल जाए। भाई कोई अगर बीमार है, साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस है, तो क्या उसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। ठीक है सर। कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, तो क्या उसे मलेरिया नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। उसको एनीमिया नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। तो इसलिए अपन क्या है कि उसको एडमिशन करने से पहले, साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट करने से पहले और इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और साइकेट्रिक के नाम पर हमारे पास केवल एक है क्या? MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो हमने पढ़ लिया। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 महीने तक अगर सिम्टम्स है, DSM-5 ने बोला ये, DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर किसी को 6 महीने तक, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने हो चुके हैं उसके सिम्टम्स को, तो वो क्या है? सीजोफ्रेनिया का पेशेंट माना जाएगा। ठीक है। और ICD-10 की तो देख ली। सॉरी, ICD-10 की अगर हम बात करें, ICD-11, सॉरी, ICD-11 क्या कहता है? ICD-11 कहता है कि कोई भी ये सिम्टम्स कब तक देखने को मिलते हैं? 1 महीने से ज़्यादा तो हो कोई सिम्टम्स होते हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग तो 6 महीने, और ICD के अकॉर्डिंग 1 महीने, कम से कम 1 महीना तो होना चाहिए। साथ में एक बात और बता देते हैं आपको। क्या सर? कि जो ICD है, ICD-11 है, उसने सीजोफ्रेनिया को जो चैप्टर डिवाइड किए थे, वो कौन सा था? F20 से लेकर F29 तक जो क्लासिफिकेशन किया था ICD ने, उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर उसको रखा गया है सीजोफ्रेनिया को। ठीक है। चलो सर, आगे आता है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट आता है नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री कैसे लेते हैं? आपको पूरा बता रखा है पहले, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली, सब्सटेंस यूजेस, सब बता रखा है। दूसरा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये भी आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, क्यों टाइम वेस्ट करें अभी करके। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रिस्क ऑफ सुसाइड और वायलेंस एंड मेडिकेशन एथरेंस, मतलब कि क्या मेडिसिन चल रही है उसके, क्या अगर रिस्क है सुसाइड का, वायलेंस का, तो पूरा हम क्या करेंगे? उसको असेस करेंगे ओवरऑल। ठीक है। वो पहले पढ़ रखा है, वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपके, इंपॉर्टेंट है वो बात हो चुकी पहले। अब आता है ट्रीटमेंट मोडिलिटी, कि ऐसा पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का, तो उसको हम कौन सा ट्रीटमेंट दें? तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है साइकेट्रिक में। कितनी? 3 चीज़ें हैं। एक तो फार्माकोथेरेपी, ECT हो गया, और तीसरा है साइकोथेरेपी। फर्स्ट देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। तो इसमें आता है टिपिकल एंटीसेप्टिक, सॉरी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल की अगर हम बात करें, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की हम बात करें, तो हेलोपेरिडोल हो गया और CPZ हो गया, क्लोरोप्रोमाजेन हो गया। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो इसमें आ गया RSP, OLZ, ठीक है, ये इनके नाम है, रेस्पेरिडोन और ओलांजापाइन, ठीक है। अब सुनो, अभी हमने देखे थे, क्या देखा था सर? अभी हमने जस्ट देखा है साइकोटिक, सॉरी, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। तो इसको कौन सा ट्रीटमेंट दे, इसको कौन सा ट्रीटमेंट दे? तो ट्रीटमेंट फिक्स है, एक पॉइंट बता देते हैं आपको, वहीं पर लेके चलते हैं। एक फिक्स पॉइंट बता देते हैं आपको कि अगर कोई भी हो, टिपिकल किस में देना है, एटिपिकल किस में देना है। तो एक ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है सर? पटना। क्या ट्रिक है? पटना। पी से क्या आ गया? पी से आ गया सर पॉजिटिव, एन से आ गया नेगेटिव, टी से टिपिकल, ए से एटिपिकल। ठीक है। मतलब कि कोई पॉजिटिव सिम्टम्स हो तो उसमें टिपिकल देना है हमें, और नेगेटिव सिम्टम्स हो तो उसमें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देने। ओके। ईसीटी की हम बात करते हैं तो अभी हमने देख लिया ईसीटी होती क्या है। ईसीटी मोर इफेक्टिव है किसमें? केटाटोनिक में और पेरेनोइड सीजोफ्रेनिया में, और हेबिफ्रेनिक में ये नॉट इफेक्टिव है, कोई काम की नहीं है। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, चलो भाई, साइकोथेरेपी क्या होती है? जैसा हमने देखा साइकोथेरेपी में, सॉरी, सिम्टम्स में अभी हमने देखा था कि शादीशुदा में और अनमेरिड में, मेरिड में और अनमेरिड में, तो अनमेरिड में ज़्यादा होती है, तो शादी करवा दो भाई, शादी करा देंगे तो थोड़ा कम होगी बीमारी। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक तो मैरिटल थेरेपी हो गया, फैमिली थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आ गई। ठीक है, ये साइकोथेरेपी होती है। चलो, अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, मेंटेन थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या करेंगे? नर्स और पेशेंट के बीच में थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाएंगे। एंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड अदर्स, पेशेंट की और अदर्स की सेफ्टी रहनी चाहिए, यानी कि वो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, वो मार रहा है एक दूसरों को। ठीक है, देखा था भी, जानवरों की तरह व्यवहार करता है वो। चलो, आगे आता है रियलिटी ओरिएंटेशन, एनकरेज सेल्फ केयर एक्टिविटीज। भाई पहले खुद तो बचो। प्रमोट मेडिकेशन कंप्लेंस कंपेंस
मैनेज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन कामली। जो हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है उनको आराम से आप उसको ट्रीट करो पहले, ठीक है। अगला है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। आगे है जेरियाट्रिक एंड स्पेशल पॉपुलेशन कंसिडरेशन। भाई कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको अलग से ट्रीटमेंट की नीड हो, क्योंकि ये चीज़ हमें हर सबसे हर उसमें हर यूनिट में पढ़ेंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हर यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसमें सेम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। स्टार्ट मेडिकेशंस इन लो डोज, धीरे धीरे लो डोज से स्टार्ट करो। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स, कोई अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स उसको मॉनिटर करेंगे। कॉग्निटिव डिक्लाइन असेसमेंट, एक्स्ट्रा केयर इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड अडल्सेंट, इनको हम एक्स्ट्रा केयर देंगे, ज़्यादा ध्यान रखने की इनको नीड होती है। फॉलोअप या होम केयर और रिहेबिलिटेशन, तो इसमें रेगुलर ओपीडी फॉलोअप। वैसे तो आपके जो डॉक्टर बताए साइकेट्रिस्ट है वो बताए उनके अकॉर्डिंग चले, लेकिन फिर भी रेगुलर ओपीडी फॉलोअप करवानी है आपको। साइको एजुकेशन टू फैमिली, परिवारजनों को इस बीमारियों के बारे में बताएं, सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज देंगे। अब कम्युनिटी है ये आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन हो गया। सोशल स्किल ट्रेनिंग हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अप्रोक्स 40 मिनट के समथिंग शांति से बैठे रहे आप। ये हो गया, ठीक है। असेसमेंट देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, जेरियाट्रिक फॉलोअप वगैरह हमने सब देख लिया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने 35 मिनट 30-35 मिनट आप सुना आपने मुझे, ठीक है। और क्लास लिया आपने। बाकी तो पढ़ ही रहे हो सब, एग्जाम आ गए तो पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। सिलेबस आपका धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा टेंशन ना ले। सिलेबस करवा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। वन शॉट भी देंगे, सब कुछ कराएंगे जो करवाना चाहते हैं हम, क्योंकि सब हमने सोच रखा है क्या करवाना है, किस टाइम पर क्या करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ। राधे राधे। कमेंट जरूर करना है समझ में आया नहीं आया, क्योंकि सिजोफ्रेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, ठीक है। राधे राधे।